हेलो साथियों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटड़ा क्लासेस में। ये आपका अपना चैनल है। आपने इस यूट्यूब चैनल पर इतना प्यार दिया उसके लिए मैं पहले तो आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में मैं पूरा इनकम टैक्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। मतलब पहले भी इनकम टैक्स के मैंने काफ़ी वीडियो इस YouTube चैनल पे अपलोड किए हैं, लेकिन आज का जो वीडियो होगा काफ़ी खास होगा। ये वीडियो आप काफ़ी लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको हर डिटेल इसमें पूरी बताऊंगा। जैसे इनकम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, ये आपके फाइनेंशियल ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, कर निर्धारण वर्ष क्या होता है, इनकम टैक्स की रेगुलेशन कैसे होती है, विद एग्जाम्पल आपको पूरी समझाने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर। और ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अंत तक देखिए। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी आप इनकम टैक्स का नॉलेज लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को अपन जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मैंने ऊपर सबसे ऊपर लिखा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब जितना भी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो आयकर अधिनियम जो आपका बना हुआ है 1961 में, उसके द्वारा ही की जाती है। तो अपन जो भी कैलकुलेशन करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, वो इसी एक्ट के अनुसार करते हैं। ये एक्ट भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, मैं बताऊँगा आप लोगों को दो बातें इसमें, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है अपने लिए कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है, वरना अपन टैक्स की कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाएंगे। आगे जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँगा तो एग्जाम्पल में आपको मैं फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर ऐसे वर्ड बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाए आगे कि ये असेसमेंट ईयर क्या होता है। इसलिए मैं पहले ही आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, गत वर्ष मतलब होता है प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर कहलाता है वह वही ईयर होता है जिस ईयर की आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है आपके लेटेस्ट, वो लेटेस्ट ही बात करूँगा मैं, वो चल रहा है आपके 22-23, यानी 2022-23 आपके जो है लेटेस्ट प्रीवियस ईयर चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है। तो इस ईयर की आप कैलकुलेशन करेंगे इनकम की। तो अब आप सोचिए कि इनकम की कैलकुलेशन तो 31 मार्च होने के बाद ही पता चलेगा ना। अब जो 31 मार्च आएगा आगे, तो 31 मार्च को अपन क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे बिजनेस की। तभी अपने को पता चलेगा कि भाई अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितनी इनकम है, अपनी इनकम कितनी हुई, अपनी सैलरी कितनी हुई। तो ये आपके फाइनेंशियल जब खत्म हो जाएगा तो इसका टैक्स आप अगले साल अप्रैल से ही पे करना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप पे करेंगे तो उसी ईयर को कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर का सीधा सिंपल सा वर्ड है, का मतलब है कि आप उस साल टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उस साल का टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं पिछले साल का, तो वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कंफ्यूज ना हो, मैं सीधा सीधा आपको और समझा देता हूँ कि अपन 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उस साल टैक्स पे नहीं करते हैं। यानी 31 मार्च तक टैक्स पे नहीं करते हैं और 31 मार्च के बाद अपन पे करते हैं। तो 31 मार्च के बाद जो पे करते हैं वो असेसमेंट ईयर, और 31 मार्च वाला जो ईयर होता है वो आपके प्रीवियस ईयर होता है। तो चलिए अब मैं आपको इनकम टैक्स की स्लैब बता देता हूँ। पहले ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद न्यू टैक्स स्लैब बताऊंगा, विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये टैक्स स्लैब क्या होती है। टैक्स स्लैब का मतलब होता है कि आपको टैक्स जो है इनकम टैक्स वो स्लैब के अनुसार देना है। यानी आप जैसे मान लो 1 करोड़ रुपये कमाते हैं तो अब आपको 1 करोड़ पे एक फिक्स रेट नहीं कितना टैक्स देना है, ठीक है। वो स्लैब बनी हुई है, एक विकल्प है आपके पास, ऑप्शन है, स्लैब बनी हुई है, उस हिसाब से देना। अब आप कहोगे सर आपने तो ऊपर ओल्ड टैक्स स्लैब लिख दिया, मतलब पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हो आप हमें, पुरानी तो हमारे काम नहीं आएगी। तो बात ये है कि देखिए, पुरानी चीज़ें जो है ये पुरानी भी अभी लागू है, ये भी अभी आप टैक्स स्लैब का यूज़ कर सकते हो, और जो नई टैक्स स्लैब आई उसका भी यूज़ कर सकते हो। यानी वो टैक्स पेयर के ऊपर निर्भर है कि वो पुरानी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना चाहे या न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना चाहें। तो अब आप पूछेंगे सर हम कौन से टैक्स दें, तो भाई आप ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब आपको दोनों पढ़ना है, और जिसमें आपका टैक्स कम बनता है उसी टैक्स स्लैब को आपको अपनाना है। इसीलिए तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं पूरी बात आपको समझाऊंगा। तो चाहे ओल्ड टैक्स स्लैब हो चाहे न्यू टैक्स स्लैब हो, दोनों ही आपके काम आएगी। तो पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब। उसमें वह व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, यानी जिस व्यक्ति की उम्र, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसकी उम्र अगर 60 साल से कम है तो उसको इस टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। यहाँ पे आप समझिए कि उम्र 60 साल से कम वालों के लिए अलग टैक्स स्लैब है, 60 साल से 80 साल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए टैक्स स्लैब अलग होती है, और 80 साल से ऊपर वालों के लिए टैक्स स्लैब अलग है। और मैं तीनों टैक्स स्लैब आपको भी थोड़ी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप 0 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये साल के कमाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जो होगी वो पूरे साल पे होगी, ईयरली होगी, मंथली यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको सैलरी मंथली मिलती है तो आप उसको ईयरली कन्वर्ट कर दें, 12 से गुणा कर दें तो 12 महीने की हो जाएगी। तो 12
12 महीने, ठीक है। तो पूरे साल भर में आप 0 रुपये से लेके 2,50,000 रुपये तक, यानी 2,50,000 रुपये तक ही अगर आप पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नील टैक्स रेट, कुछ भी आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपये तक ही है, ध्यान दीजिए, 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, यानी 5 लाख रुपये तक ही है, तो आपको 5% से टैक्स देना होगा। किस इनकम पे देना होगा? 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये के बीच में जितनी भी इनकम बनती है उस पे देना होगा, ठीक है, 5% की दर से। अब आप ये टैक्स स्लैब समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर के बाद, टैक्स स्लैब समझाने के बाद। तो एग्जांपल में मैं आपको और समझा दूंगा, कोई एक व्यक्ति लेंगे अपन, उसकी इनकम लेंगे, सारी कुछ चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊँगा। देखिए, फिर अगर आपकी इनकम मान लो 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख रुपये तक है, ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, 10 लाख रुपए तक है, तो आपको 20% उस इनकम पर टैक्स देना होगा। और अगर अब आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर हो जाती है, यानी अब 10 लाख से ऊपर आपकी कितनी भी इनकम हो सकती है, ठीक है, उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। अबाउट 10 लेगा, 10 लाख से ऊपर जितनी भी रही उस पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। देखिए, जल्दी से मैं आपको 80 साल वालों की और 80 साल से ऊपर वालों की जो टैक्स स्लैब है वो भी बता देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, यानी जेंट्स हो या लेडीज़ हो, कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उम्र 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में है, यानी 60 साल से लेकर 80 साल के व्यक्ति अगर कोई है भारत में, इंडिया में, तो उसको यहाँ पे सीनियर सिटीजन कहा जाता है। आपने सुना होगा वरिष्ठ नागरिक, तो सीनियर सिटीजन का मतलब यही होता है 60 साल से 80 साल की उम्र वाले व्यक्ति। तो उन सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स स्लैब जो है वो ये है कि 0 रुपये से 3 लाख रुपए तक साल की अगर वो कमाते हैं, यानी 3 लाख रुपए तक सालाना अगर उनकी इनकम है पूरे साल की, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उनके लिए बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी उनकी इनकम, ठीक है। वो जो नॉर्मल व्यक्ति थे 60 साल से कम वाले, उनके 2.5 लाख थी और इनके 3 लाख है, सिर्फ इतना सा अंतर आप समझ रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में अगर इनकम है, 3 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो 5% के रेट से टैक्स देना होगा। और 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% की दर से टैक्स देना होगा। और अब आपकी इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% की दर से टैक्स देना होगा। यानी टैक्स स्लैब में ज़्यादा बदलाव नहीं है, 60 साल से कम वाले और 60 साल से 80 साल वालों के बीच में भी लगभग वही है, खाली उनके लिए 2,50,000 तक नील थी और इनके लिए जो है 3 लाख रुपये तक तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। देखिए, 2,50,000 रुपये या 3 लाख रुपये अगर आप साल के कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, मतलब आपके लिए टैक्स फ्री है वो इनकम। इतनी इनकम तो आपके लिए टैक्स फ्री है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 80 साल से ऊपर वालों को कितना टैक्स लगेगा और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल लेके पूरी बात को समझाता हूँ। तो मित्रों, दोस्तों, अब अपन देखते हैं जिस व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाए, यानी 80 साल से ज़्यादा, उसको यहाँ पे भारत में, इंडिया में सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, यानी अति वरिष्ठ नागरिक। और उन अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब ये है कि 0 रुपये से 5 लाख रुपए तक इनकम कमाते हैं, 5 लाख रुपए तक साल की, तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी उनके लिए बहुत ज़्यादा टैक्स फ्री इनकम हो गई, क्योंकि वो 80 साल से ऊपर वाले हैं इसलिए, ठीक है। और अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाते तो वही टैक्स स्लैब है 20% जो पीछे वालों के लिए थी, और अगर 10 लाख से ऊपर कमाते हैं तो वही 30% है। तो ये टैक्स स्लैब मैंने अभी आपको बता दी। बेस अब इसके जस्ट बाद में एक एग्जांपल लेता हूँ, पूरी डिटेल आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, चाहे आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हों, तो भी आपकी इनकम टैक्स फ्री हो सकती है, क्योंकि मैं आपको एक डिडक्शन समझाऊंगा, मैं आपको इनकम टैक्स की एक धारा बताऊँगा, उस धारा के अंतर्गत अगर आप काम करते हैं तो आपकी इनकम 5 लाख तक भी टैक्स फ्री हो सकती है, चाहे आपकी उम्र 60 साल से भी कम क्यों ना हो। तो आगे इस वीडियो में पूरा बने रहिए, इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए अब, और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनकम क्या होती है, क्योंकि अपन बार बार बात करें इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स। अब आप कहेंगे सर इनकम तो हमें पता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स एक्ट जो है, वो आपकी इनकम को 5 भागों में बांट देता है, 5 अलग अलग उसके पार्ट कर देता है, भाग कर देता है। उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, आपको समझ में आ रहा होगा। सैलरी मतलब आप कहीं पर वेतन पर काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप कर्मचारी हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, कोई भी हो, ठीक है, एम्प्लॉय है, आपको सैलरी मिल रही है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में कैलकुलेट हो जाएगी, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी में वो गिन ली जाएगी।
उसके बाद आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसकी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी। और प्रोफेशन अगर आपके कोई है, जैसे सीए हैं आप, डॉक्टर हैं आप, फीस लेते हैं, मतलब वकील हैं, काम करने के बदले आपको फीस प्राप्त होती है, तो आप प्रोफेशनल व्यक्ति कहलाएंगे, तो वो भी आपकी इनकम यहाँ आ जाएगी। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली इनकम यहाँ आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई मकान है, दुकान है, गोदाम है, उसको आप किराए पे देते हैं, ठीक है, तो किराए से जो आपको इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में गिनी जाती है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपके पास कोई हाउस है, दुकान, कुछ भी हो सकती है, वो रहने का मकान ही नहीं, रहने का मकान तो है ही खैर, उसके अलावा दुकान, गोदाम, कुछ भी आपने किराए पे दिया तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तो समझ में नहीं आया क्या है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि आपने कोई एसेट्स बेची जो आपके पास है, जैसे आपके पास सोना चांदी है, आपके पास कोई मकान है, आपके पास कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, आपके पास कोई शेयर है, ठीक है, आपने बेचे, उनसे एक साथ आपको एक मुश्त पैसा आया, इकट्ठा पैसा आया, तो उस इकट्ठे पैसे की कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में की जाएगी। यानी एसेट्स बेचने से जो पैसा आएगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में उसको गिना जाएगा, मतलब उसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जोड़ लिया जाएगा, इनकम में टोटल लगा ली जाएगी। और फिर लास्ट में जो इनकम आपकी न तो सैलरी से हो रही, न बिजनेस से हो रही, न आपको किराया मिल रहा है, न कैपिटल गेन है, तो फिर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लेगा। जैसे आपने बैंक में एफडी करा रखी, उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी इनकम, जैसे आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपकी कहीं लॉटरी लग गई, उससे आपको इनकम हुई, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम के 5 हेड यानी 5 प्रकार बना रखे हैं, और पांचों की ही कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप कहेंगे तो मैं इनके अलग अलग वीडियो सबके बना दूंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा डिटेल से वीडियो बना दूंगा, बिजनेस का, सबका। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे टैक्स स्लैब भी समझानी है। तो पांचों इनकम को आपको जोड़नी है, ठीक है, पांचों इनकम को जहाँ जहाँ से आपको इनकम हो रही वहाँ से जोड़ लेनी, टोटल लगा लेनी है। अगर वो टोटल इनकम 2,50,000 रुपये से ऊपर हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, बाकी नहीं देना पड़ता है। टैक्स स्लैब तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई। और चलिए अब जस्ट वैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, पूरी बात को समझते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। अपन मानते हैं कि एक मिस्टर रमेश कुमार है, एक व्यक्ति है, उनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है 16 लाख रुपए है। अब आप कहेंगे फिर सर ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पांचों इनकम के हेड बताए, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, तो उन सभी की इनकम जोड़ ली इन्होंने, ठीक है। उन सभी की इनकम आप जोड़ लेना, मतलब सैलरी से आपको कितनी इनकम होती है साल की वो अलग कर लो, आप बिजनेस से कितनी हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी हो रही है, आपको अदर सोर्स से कितनी हो रही है, सारी इनकम मतलब पूरी मिला के टोटल लगा लो। तो वो टोटल लगाने के बाद जो इनकम कहलाती है वो कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस होती है अंडर सेक्शन 80C, धारा 80C की, अंडर सेक्शन मतलब धारा 80C की एक डिडक्शन है वो लेस होती है। देखिए डिडक्शन तो बहुत सारी कटौतियाँ, मतलब इनकम, अगर आपके पास इनकम हो रही है और वो इनकम टैक्स पेयर जो होता है, व्यक्ति जो होता है, इंसान जिसको इनकम हो रही है, वो अगर कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर देता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिडक्शन यानी छूट दे देता है, उसकी इनकम में से वो डिडक्शन कम कर दी जाती है। तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है तो उसको छूट मिलती है। तो मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो इसके लिए तो मुझे पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, 30-35 मिनट 40 मिनट का कम से कम लंबा एक पूरी क्लास होगी और मुझे पूरी डिडक्शन आपको पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि 80C की एक डिडक्शन जो है वो अधिकतर टैक्स पेयर को मिल जाती है। जैसे आपने कोई बीमा प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपने कोई अपना बीमा करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, बीमा प्रीमियम पे कर रहे हैं, पीएफ में आप पैसा जमा करा रहे हैं, तो आपको धारा 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। मान लेते हैं उन्होंने बीमा प्रीमियम और पीएफ मिला के उनके 1 लाख रुपये का खर्चा वो यहाँ कर रहे हैं बीमा प्रीमियम में, ठीक है। तो 1 लाख रुपये की डिडक्शन उन्होंने क्लेम करी और उनको मिल गई, तो 16 लाख में से 1 लाख माइनस हो गई, तो टोटल इनकम कितनी आ गई? 15 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल इनकम पर ही टैक्स लगेगा, तो टोटल इनकम है 15 लाख रुपए। अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप डिडक्शन वाला पूरा मुझे पढ़ाओ कमेंट्स में, आप कहेंगे तो मैं डिडक्शन भी पूरी आपको पढ़ाऊंगा। अभी अपन आगे चलते हैं और टैक्स कैसे लगता है वो समझते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि 2,50,000 रुपये तक इनकम आपकी नील है। मिस्टर रमेश कुमार 60 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति, ठीक है। तो 2,50,000 रुपये से कम इनकम है तो नील, तो 2,50,000 रुपये तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है उनको, स्लैब के हिसाब से लेंगे ना, ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट जो 2,50,000 होंगे उस पर 5% लगेगा, मतलब 0 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तो कोई टैक्स नहीं। अब 2,50,000 से लेकर 5 लाख, समझिए 2,50,000 से 5 लाख के बीच में कितनी इनकम होती है? 2,50,000 ही होती है। तो उस 2,50,000 का 5% जो स्लैब मैंने समझाई थी उसके अनुसार तो कितना बनता है? 12,500 रुपये टैक्स बनता है। अब नेक्स्ट 5 लाख रुपये, नेक्स्ट 5 कौन से? 5 लाख से ऊपर, मतलब 0 से 2,50,000 तक तो नील है।
और 2,50,000 से 5 लाख तक ये लग गया, और 5 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख रुपए तक जैसा टैक्स स्लैब में मैंने बताया तो बनता है 5 लाख। उस 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए। थोड़ा आराम से समझता रखिए, मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा हो क्या हो रहा है सर ये, पर मैं समझाऊंगा आपको, देखिएगा अभी। तो 5 लाख रुपए पे 20% 1 लाख रुपए टैक्स लग गया। फिर मैंने आपको बताया था 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम हो उस पर आपको 30% टैक्स लगेगा। तो आपकी इनकम कितनी थी? 15 लाख रुपए। 15 लाख में से 10 लाख पे टैक्स लग गया, तो अब 10 लाख से ऊपर कितनी है? 5 लाख। 15 लाख है ना, 15 लाख मतलब 10 लाख से ऊपर 5 लाख है, तो उस 5 लाख का 30%। ठीक है, तो ये 15 लाख पे आपके टैक्स लग चुका है। ठीक है, कैसे लगा? 2,50,000, 2,50,000, ये 5 लाख, ये 5 लाख 10 और ये 5 15 लाख। ठीक है, तो स्लैब के हिसाब से लगेगा। ठीक है, जैसे 0 रुपये से लेके 2,50,000 रुपये तक नील हो गया ये आपके। ठीक है, फिर 2,50,000 रुपये से 5 लाख रुपए। अब 2,50,000 रुपये से 5 लाख रुपए के बीच में कितनी होती है? 2,50,000 रुपये होती है। ठीक है, तो उस पर 5% हो गया। फिर 5 लाख रुपए से, मैंने समझाया था ना आपको स्लैब में, 5 लाख रुपए से 10 लाख लेके लिख देता हूँ मैं। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए यानी कितनी होती है? 5 लाख की होती है, तो उसका 20%। और मैंने आपको बताया था कि अबाउट 10 लाख यानी 10 लाख से ऊपर। वो स्लैब देखिएगा आप वापस वीडियो में थोड़ा पीछे जाके, तो अबाउट 10 लाख यानी 10 लाख से ऊपर हो जाए तो उसका 30% टैक्स लगता है, जो अपन ने लगा दिया है। ठीक है, तो ये टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स अपन ने लगाया है। ध्यान से इसको समझिएगा। इस टैक्स को अपन ने टोटल जोड़ा तो हो गया 2,62,500 रुपये टैक्स आपको देना है सरकार को। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें आपको 4% यानी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे गवर्नमेंट को एक उपकर यानी टैक्स देना होगा। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा ये। ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी? 2,62,500। 2,62,500 का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाता है सरकार के, और एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट लेती है। तो 4% लगेगा, तो कितना हो गया? 10,500 टोटल लगाया इनकी। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गई आपके 2,73,000 रुपये। तो अगर मिस्टर रमेश कुमार 15 लाख रुपये तक कमाते हैं तो उसको 15 लाख रुपये की इनकम पे 2,73,000 रुपये टैक्स साल का देना होगा। ये है उनके टैक्स लाइबिलिटी। अब मैंने आपको ये पूरा समझाया, लेकिन आप थोड़ी सी और वेट कीजिए, मैं इसके बाद आपको एक और 87A की डिडक्शन बता देता हूँ। फिर उसके बाद में न्यू टैक्स स्लैब भी बताऊँगा। यानी वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ये, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो अब मैं आपको 87A की डिडक्शन होती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक, ये ध्यान दीजिए 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। कैसे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो देखिए साथियों, मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया है मिस्टर सोहन कुमार का, और इस एग्जांपल में मैं अब आपको 87A की डिडक्शन जो है वो समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। ध्यान से समझिएगा, आपको डिडक्शन भी समझ में आ जाएगी, प्लस वापस स्लैब भी आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया मिस्टर सोहन कुमार का, जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम अपन ने मान ली है 6 लाख रुपए। मान लेते हैं कि साल भर की ये जो है 6 लाख रुपए इनकम कमाते हैं। अब इनकम क्या मानी जाती है? मैंने बताया सैलरी से, बिजनेस से, अदर सोर्स से, कैपिटल गेन से, जितनी भी इनकम आपके वो टोटल लगा लो, तो इनकी टोटल लगा ली मान लो अपन ने, और वो 6 लाख रुपए इनकम आई है। उसके बाद इनको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C यानी धारा 80C की। इनको एक डिडक्शन मिल जाएगी 1,20,000 रुपये, क्योंकि ये 1,20,000 रुपये मान लो कहीं इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होंगे, PPF में जमा करा रहे होंगे, तो उनको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। जैसा मैंने पीछे भी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि अगर आप कहेंगे कि सर आप डिडक्शन भी हमें पढ़ाइए, तो मैं सेपरेट इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डिडक्शन बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। तो अभी समझ लीजिए 1,20,000 की इनको डिडक्शन मिल जाएगी, जो 1.5 लाख रुपये तक मिल सकती है 80C में। ठीक है, 80C के अंतर्गत। ठीक है, तो टोटल इनकम हो गई इनके 4,80,000 रुपये, यानी 6 लाख रुपये में से 1,20,000 रुपये डिडक्शन के माइनस हो गए, 4,80,000 रुपये इनके इनकम आ रही है पूरे साल की। तो अब इनको टैक्स कैसे देना पड़ेगा? 0 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तो नील टैक्स होता है, यानी 2,50,000 रुपये तक अगर आप साल के कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो हो गया नील। और उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख के बीच में जितनी भी इनकम होगी, 2,50,000 तक तो नील हो गया है, और 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में जितनी भी इनकम होगी उस पर 5% की रेट से टैक्स लगता है। ये आपको मैंने स्लैब में बताया। तो अब आप देखिए 4,80,000 में से 2,50,000 तो नील हो गई, तो 4,80,000 में से आप 2,50,000 माइनस कर लो, सीधा काम है। तो 4,80 में से 2,50 माइनस किया तो 2,30,000 रुपये आपकी इनकम बची है। 2,30,000 का 5% होता है 11,500 रुपये। ठीक है, 4,80,000 पे आपको टैक्स लगाना था, और 4,80,000 पे आपने टैक्स लगा दिया है। कैसे? 2,50,000 तो नील है, और 2,30,000 पे 5%, तो 2,50,000 और 2,30,000 आप टोटल लगा लीजिए, 4,80,000 आपके आ जाएंगे। आप एक बार ये जरूर चेक करें। तो आपकी इनकम पे जो टैक्स बना है, टोटल टैक्स, वो बनता है 11,500
रुपये, यानी और गवर्नमेंट को आपको 11,500 रुपये देने हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी 87A की। अब आप पूछेंगे सर ये डिडक्शन आपने पीछे के एग्जाम्पल में जो आपने मिस्टर रमेश कुमार का या और कोई एग्जाम्पल लिया था पीछे, तो उसमें आपने ये डिडक्शन क्यों नहीं दी, यानी वो डिडक्शन वहाँ पे क्यों नहीं बताई। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वहाँ पे इनकम शायद 15 या 16 लाख रुपए के आसपास थी, ज़्यादा थी, यानी 5 लाख रुपए से ज़्यादा थी। ध्यान दीजिए मैं आपको पूरा समझा देता हूँ बात को कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाए, तो उसको 87A की जो डिडक्शन है वो नहीं मिलती है। 87A की डिडक्शन किनको मिलती है, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है। तो 5 लाख रुपए से कम वाले इनकम पे जितना भी टैक्स बनेगा उस सब की उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब आप पूछेंगे कितने रुपए की मिलेगी, तो भाई 5 लाख से नीचे जितना भी इनकम पे टैक्स बनेगा वो सबकी मिल जाएगी। यानी आप देखिए 0 रुपये से लेकर 2,50,000 तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। अब 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक की इनकम, यानी 2,50,000 हुई, 2,50,000 का 5% निकालो, 12,500 रुपये मैक्सिमम टैक्स बनेगा 5 लाख रुपये पे, ठीक है। तो 12,500 रुपये तक की डिडक्शन ही 87A में मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको सीधा सीधा कहूँ कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है। आपको 87A के माध्यम से डिडक्शन मिल जाएगी, जितना टैक्स बनेगा उतने रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हो गई तो फिर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये डिडक्शन नहीं मिलने का मतलब क्या है, आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इस डिडक्शन की एक ही शर्त है कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 5 लाख से ज़्यादा होते ही ये डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। जैसे किसी की इनकम 6 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितनी भी हो, 5 लाख से ऊपर है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर आप 5 लाख रुपए तक ही कमाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई भी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स नहीं देना है। तो आप कहेंगे सर हम ITR फाइल नहीं करें। ITR क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। आप CA के पास जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और आप अपना ITR फाइल करते हैं। तो आप अपना ITR तो फाइल कर सकते हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो भी आप ITR जरूर फाइल करें। क्यों, आपकी टैक्स लायबिलिटी तो नील हो जाएगी, टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को नहीं देना है, लेकिन आपकी पूरी इनकम एक नंबर में आ जाएगी, ठीक है। फिर आप गवर्नमेंट से कभी बैंक वगैरह से कहीं लोन वगैरह लो तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है, आपकी इनकम का प्रूफ हो जाता है आपका ITR। तो आप ITR जरूर फाइल करें। अब ये तो ओल्ड टैक्स रिजिम थी, ओल्ड टैक्स स्लैब थी जो मैंने आपको समझाई। अब थोड़ी देर बाद में आपको इसके जस्ट बाद आपको न्यू टैक्स स्लैब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद ये वीडियो अपन समाप्त करेंगे। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स पढ़ने तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, समझने तो आप कमेंट्स में लिखिएगा साथियों। मैं आगे और भी वीडियो बनाने की इस टॉपिक पे कोशिश करूँगा। तो चलिए साथियों, मैंने आपके लिए अब ये न्यू टैक्स स्लैब यानी अल्टरनेट टैक्स स्लैब भी आप इसको बोल सकते हैं, वो मैंने आपके यहाँ लिख दी है। इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये असेसमेंट ईयर 21-22 से ही इंडिया में, भारत में लागू की गई है, यानी 1 साल पहले। इससे पहले ये नहीं थी, इससे पहले ओल्ड टैक्स स्लैब से ही टैक्स देते थे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ओल्ड टैक्स स्लैब से टैक्स दें या न्यू टैक्स स्लैब से टैक्स दें। तो भाई आपके दोनों टैक्स स्लैब से आप टैक्स की कैलकुलेशन कर लो, जैसा मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया आपको। और जिस टैक्स स्लैब में आपका टैक्स कम बनता है बस उसी टैक्स स्लैब से आप टैक्स दे सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें आपको कोई रोकेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं। तो न्यू टैक्स स्लैब को पहले समझ लेते हैं। अगर आपकी इनकम 0 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक है, 2,50,000 रुपये तक ही आप साल के कमाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की इनकम पे वही 5% टैक्स बनता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 87A की डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और 5 लाख रुपये से लेकर 7,50,000 तक 10% टैक्स की रेट है, और 7,50,000 रुपये से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 15% की टैक्स रेट है, और 10 लाख से 12,50,000 रुपये के बीच में अगर आप कमाते हैं तो 20% की रेट से आपको टैक्स देना है, और 12,50,000 रुपये से 15 लाख तक कमाते हैं तो 25% की रेट से टैक्स देना है, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, जितनी भी ऊपर है उस पर 30% आपको टैक्स देना है। टैक्स आपको टैक्स स्लैब के अनुसार देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी 15 लाख इनकम है तो 15 लाख पे 30% नहीं लगेगा, इस टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा, जैसा मैंने आपको 2 बार समझा दिया है, 2 एग्जाम्पल लेके उसी अनुसार, और फिर आपको 87A की डिडक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप न्यू टैक्स स्लैब अपनाते हैं तो 87A की डिडक्शन के अलावा बाकी बहुत सारी 99% डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते नई टैक्स स्लैब में। पुरानी टैक्स स्लैब में तो आप सारी टैक्स की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब कमेंट्स बॉक्स में अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वो डिडक्शन रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, पूरी डिडक्शन भी आपको समझाऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, GST से रिलेटेड हो, आपके 12th अकाउंटेंसी हो, कॉमर्स कंप्लीट ये कॉमर्स अकेडमी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।